कीजिए और समझाइए। Thank you, sir. January 21. Success on the outside means nothing unless you have success within. There is a huge difference between well-being and being well off. The person with the rich inner life is the richest of all. मतलब इसमें यही बताया कि जो सक्सेस है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप बाहरी सक्सेस है, बट अंदर से भी आपको वो सक्सेस आना चाहिए, कि अंदर से भी एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया, मैंने कुछ अचीव किया। तो ये डिफरेंस बताया है कि अच्छा होना या अच्छा दिखना, वेल ऑफ यही होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये दो अलग चीजें हैं कि आपको मतलब कैसे, और जो रिच वही रिच है जो अंदर से मतलब अपने आप से जो खुश है, जो अपने आप अपने मतलब सक्सेस पा लिया है, बाहरी तो पा लिया बट अंदर से भी आपको ऐसा सेंस ऑफ अचीवमेंट और ऐसा होना चाहिए, तभी आप रिच रहते हैं। तो ये सेल्फ मतलब इनर सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात करी गई है सर इस कोट में, इस दिन में। तो बहुत अच्छा अजय जी के लिए जबरदस्त तालियां। और आज कोई देख पाया था क्या बीएसआर सर का एक इंटरव्यू था प्रहलाद कक्कर के साथ में? वो सर मैं देख रहा था बट मेरा नेट आई वाज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और वो इसी की बात कर रहे थे, है ना, कि हमें ना अंदर से रिच होना जरूरी है। इसी की बात वो आज कर रहे थे। और देखिए मतलब चीजें घूम घूम के हमें वही बताने की कोशिश कर रही है। नेहा जी ने हैंड रेस किया है। नेहा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, बस यही कह रही थी कि मैंने देखा था आज वो अच्छा डिस्कशन। ओके। अब वो जित बात बीएसआर सर की सुन रहे थे उससे ज्यादा तो चैट में पता नहीं क्या क्या लिख के आ रहा था, उसको भी देख रहे थे साथ में। भाई ओके, चलिए अच्छी बात है ना। सो थैंक यू अजय जी फॉर वंडरफुल रीडिंग, और बहुत अच्छा आपने बताया। अब हम लोग चलते हैं हमारी बुक रिच डैड पुअर डैड की तरफ। और शुरुआत की कल हमने, अब हम शुरू करेंगे इसको, है ना। और शुरू करना क्या है, तो इसके लिए हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आज नेहा जी से ही शुरू कराते हैं। तो नेहा जी रीड कीजिएगा अध्याय 9। आई थिंक नेहा जी क्या नेटवर्क इशू है या हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं। तो मंगला जी आप रीड कीजिएगा। थैंक यू। वेलकम। थोड़ा स्क्रीन स्मॉल कीजिए। चलिए कर देते हैं। क्योंकि पूरा नहीं आ रहा है। अभी ठीक है? ओके। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया। मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपनी विचार प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ। यह मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो आप अगर संकल्प कर ले तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। जिंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के सौदों को खोजने के लिए हमें फाइनेंशियल प्रतिभा होना जरूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के भीतर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया होता है और उसे बुलाकर जगाने की जरूरत होती है। यह इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमारे भीतर यह संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कृति ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सके, परंतु हमें यह नहीं सिखाया है कि पैसे किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपनी फाइनेंशियल असफलता के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, परंतु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम में शिक्षित होते हैं। संदेश यह है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ और इसे खर्च कर दो। और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं।
दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज के 90% से ज्यादा लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं है तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 कदम दे सकता हूँ। मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूँ जिन पर मैं चला हूँ। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के कदम बना लें। आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की सूची बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था तो 45 वर्ष के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है। अच्छा, बहुत ही अच्छा मंगला जी, बहुत जबरदस्त रीडिंग, थैंक यू। है ना। और जो लास्ट में बताया है कि सोना तो सब जगह है ना, हर जगह सोना है, तो ये विश्वास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में अभी हम कुछ 10 कदम देखेंगे जो उन्होंने बताए हैं, और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें बताई थी वो ये था कि हम सबके अंदर है ना एक फाइनेंशियल जीनियस बैठा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, चाहे हम किसी भी कंट्री में है, किसी भी सिटी में है या कहीं पे भी है, हमारे को ये सिखाया गया है कि पैसे का मोह अच्छी बात नहीं है, और ये हमारे उस फाइनेंशियल जीनियस को है ना सुला देता है, या हमारा फाइनेंशियल जीनियस भी सोया हुआ है। तो उसको जगाएंगे कैसे, उसके बारे में आगे सुनते हैं, और एक बार फिर से हम लोग जबरदस्त तालियां कर सकते हैं मंगला जी के लिए फॉर वंडरफुल रीडिंग। और आगे की रीडिंग के लिए हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं विपिन जी को। विपिन जी, आप रीड कीजिएगा। हेलो, हाँ विपिन। एक मिनट। जब मैं पेरू में था तो 45 वर्ष के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे उतना भरोसा क्यों है। ओके, ये तो सॉरी। ज्यादातर लोगों की आंखें इसे नहीं देख पाती, और मैं कहूँगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और 4 या 5 संभावना भरे सौदे कर सकता हूँ, जबकि औसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है। जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने फाइनेंशियल जीनियस को विकसित करने के लिए समय नहीं दिया है। मैं आपको नीचे 10 कदम बता रहा हूँ जो ईश्वर द्वारा दी गई ताकतों को विकसित करने की प्रक्रिया है। ये ऐसी ताकतें हैं जिसका नियंत्रण केवल आप कर सकते हैं। 1, मुझे हकीकत से ज्यादा बड़ा कारण चाहिए। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे, तो वे हाँ कहेंगे, परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है और यह सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर बहुत सी टेकरियां भी दिखाई देती, जिसे के पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक युवा महिला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे थे। हकीकत यह थी कि उसे हर रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के पहले वो 3 घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात को वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी। उसे उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपनी परीक्षा परिणाम पर भी ध्यान देना होता था। जब मैंने उनसे पूछा कि उसकी अति मानवीय महत्वाकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है, तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इनका तालमेल
भी एक कारण या लक्ष्य हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो यह गहरी भावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है। तो थैंक यू विपिन, बहुत अच्छा रीडिंग, वंडरफुल। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बताने का कोशिश किया है। पहली चीज उन्होंने ये बोली कि ज्यादातर लोगों की आंखें इसे नहीं देख पाती। जैसा वो बता रहे थे कि अगर मैं जाऊं तो 4-5 संभावनाएं मिल जाएंगी, और कोई आम आदमी जाएगा तो नहीं दिखेगी। जैसे जब एक डॉक्टर 10 लोगों को देखता है तो आजकल 4 लोग को बता देता है कि भाई तुमको 0 माइक्रोन है ना। हमारे को शायद नहीं पता चलता है वो एक्सपर्ट है उसमें, उनमें, ठीक है। तो जो जिसमें एक्सपर्ट है वो उसको ढूंढ ही लेता है ना, क्योंकि उसकी आंखें उसी चीज को ढूंढ रही होती है। तो पहला रीजन जो उन्होंने बताया है वो है आत्मा की शक्ति, है ना। आत्मा की शक्ति या फिर इसको प्रेम की शक्ति। अब उसके लिए देखो 4 बजे उठना है, 3 घंटे पढ़ाई करना है ना। या फिर ये हम देखें तो हम सबके पास में होता है, जब हमारे घर में ना एक छोटा बेबी आता है तो तब देखो कितनी कम नींद हो जाती है, सभी की हो जाती होंगी, है ना। मदर्स की तो हो ही जाती हैं, लेकिन फादर की भी हो जाती है। तो क्या तब अलग से तो समय नहीं होता हमारे पास में, हमारा आलस का क्या होता है है ना। तो हम सबके अंदर ऐसे कुछ शक्तियां हैं, और उनको कैसे वो करना है उसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। और आगे का रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं हर्षद, आप रीड कीजिएगा। हर्षद का आवाज। हाँ हाँ हाँ। सर कहाँ से रीड करना है? हम क्या चाहते हो? हाँ हाँ, यहाँ से कीजिएगा। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इनका भी तालमेल भी का तालमेल भी का एक कारण या लक्ष्य हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो यह गहरी भावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छा और अनिच्छाओं से का संयोग है। मैं कुछ कुछ की सूची बताऊंगा। पहले तो अपनी अनिच्छाओं को कि कोई उन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती है। मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वह नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक घर। मैं एक कर्मचारी नहीं बने रहना चाहता था। मुझे इस बात से बहुत नफरत थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने व्यस्त रहते थे कि वे मेरे फुटबॉल मैच देखने नहीं आ पाते थे। मेरी डैडी सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करते रहे, और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दे दिया। मुझे इस बात से भी नफरत होती थी। अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब इच्छाओं की बात। मैं दुनिया दुनिया घूमना चाहता हूँ और जिंदगी को मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा अपनी जवानी में भी कर लेना चाहता हूँ। मैं केवल आजाद होना चाहता हूँ। मैं सर स्क्रॉल कीजिए। मैं अपने समय और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। यह मेरे गहरे छुपे हुए भावनात्मक कारण है। आपके पास क्या कारण है? अगर अगर ये पर्याप्त ताकतवर नहीं है, तो रास्ते में आने जाने वाली हकीकतें आपको आपके कारणों पर हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसा गवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है, परंतु चूंकि मेरे गहरे भावनात्मक कारण थे, इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ हूँ और आगे बढ़ चला हूँ। मैं 40 साल की उम्र तक आजाद होना चाहता था, परंतु इसमें मुझे 7 साल ज्यादा लग गए, और
मैं आखिरकार 47 साल 47 साल की उम्र में आजाद हो सका और बीच में मुझे कोई सीखने वाले अनुभव मिले। जैसे मैंने कहा, काश मैं कह सकता था कि यह आसान था। यह बिल्कुल आसान नहीं था, परंतु यह कठिन भी नहीं था। लेकिन बिना चम, बिना दमदार कारण या लक्ष्य के जिंदगी में हर चीज कठिन होती है। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में समझदारी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। सर इतना ही पढ़ना है, आगे पढ़ना है? बस इतना ही पढ़ते हैं, फिर सेकंड पॉइंट शुरू होगा। तो हर्षद के लिए ओके, जबरदस्त पहले, और थैंक यू। हर्षद कुछ बताना चाहें इसमें? मतलब कुछ तो ऐसा रीजन चाहिए जिससे आप मतलब हर बार आपको वो पर्पस आपको याद दिलाए कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए। अगर वो रहेगा तो आपको आगे जाने के लिए वो मोटिव करेगा, फोर्स पैदा करेगा, आपको हर चीज में वो एनर्जी लाएगा। मतलब कोई तो उद्देश्य चाहिए, मतलब जिससे हम हमारे मतलब लाइफ में कुछ तो डिफाइन हो कि मुझे ये बनना है, ये करना है। तो वो लेखक के लाइफ में था, उन्होंने वो ढूंढ लिया था। तो उन्होंने मतलब फिक्स किया था कि मुझे बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम भी चाहिए, मुझे दुनिया घूमनी है। तो ऐसा कुछ तो रीजन चाहिए जिससे हर सुबह उठने के बाद वो रीजन देख के हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये मुझे करना है, और वो कर जब तक मिलता नहीं तब तक प्रयास करना है। और उसमें वो फेल भी हो गए तो भी फिर से उठ के प्रयास चालू रखना है। तो यही मतलब उन्होंने बताया है। अभी ये 2 पेजेस जो पढ़े हमने उसमें। बिल्कुल। तो हर्षद के लिए फिर से जबरदस्त तालियां, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि हमारे पास में है ना एक इमोशनल वो रीजन होना चाहिए, है ना, एक यस यस, जिससे थैंक यू हमारे सर। इमोशन जुड़े हुए हो। तो अगर इमोशंस जुड़े होते हैं तो उस चीज के लिए हम बहुत सीरियसली काम कर पाते हैं। सो आगे पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। मैं हर दिन एक विकल्प चुनता हूँ, और इसके लिए हम लोग जीवन जी को मौका देते हैं। जीवन जी, आप रीड कीजिएगा। जीवन जी की आवाज नहीं आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हम लोग श्वेता कपूर जी से। श्वेता कपूर जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जस्ट वेट। मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ। विकल्प चुनने की ताकत यह मुख्य कारण होता है कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाहिए। आर्थिक रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आता है तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम भविष्य में अमीर, गरीब या मध्यम वर्गीय बनने का विकल्प चुनें। हमारे खर्चे करने की आदतें बताती हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोगों के खर्चे करने की आदतें गरीब की होती हैं। बचपन में मुझे यह फायदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मोनोपोली केवल बच्चों के लिए है, इसीलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जो मुझे संपत्ति और दायित्व के फर्क को समझाते रहे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना, और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना था कि असली संपत्तियों को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक की संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था, परंतु उसे इसे बनाए रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी संपत्तियों को अगली पीढ़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपत्तियों की देखरेख करने के लिए किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ज्यादातर लोग अमीर ना बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोग के लिए अमीर कॉल कर दो बनना बहुत झंझट का काम है, तो वे इस तरह की कहावतें इजाद कर लेते हैं। पैसे से मेरी कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या
मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो मैं जवान हूँ, या मेरी पति या मेरी पत्नी फाइनेंशियली पहलू को संभालते हैं या संभालती है। इन वाक्यों के साथ समस्या यह है कि यह बोलने वाले से दो चीजें लूट लेते हैं। एक तो है समय, जो आपकी सर्वाधिक कीमती संपत्ति है। दूसरा शिक्षा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाए, परंतु यह विकल्प हम हर रोज चुनते हैं। यह विकल्प कि हमें अपने समय, अपने पैसे और अपनी शिक्षा के साथ हर दिन क्या करते हैं। यही विकल्प चुनने की ताकत है। हम सभी के पास विकल्प होते हैं। मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूँ और मैं यह विकल्प हर रोज चुनता हूँ। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो इकलौती संपत्ति है वह है आपका दिमाग, जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। जैसा मैंने विकल्प की ताकत के बारे में कहा है, पर्याप्त बड़े हो जाने के बाद हम में से एक के पास यह विकल्प मौजूद होता है कि हमें अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप सारा दिन MTV देख सकते हैं, या गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं, या सिरेमिक्स की क्लास में जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज्यादातर लोग बस निवेश खरीदते हैं, परंतु इसके पहले निवेश के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए जरा भी पैसा खर्च नहीं करते। तो बहुत अच्छा श्वेता जी, बहुत ही अच्छा आपने रीड किया और काफी सेल्फ अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे रोशनी डालेंगे हम लोग, है ना, कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि हर दिन हमारे पास विकल्प होता है। हर पैसा जो हमारी पॉकेट में आता है, हर रुपया जो हमारी पॉकेट में आता है, हम इसका क्या करते हैं। और सबके अलग अलग ट्रेड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, गरीब लोगों का अलग ट्रेड होता है, अमीर लोगों का अलग ट्रेड होता है, और मीडियम क्लास या मध्य वर्गीय लोगों का अलग ट्रेड होता है ना। मध्यम वर्गीय लोगों के पास प्लानिंग होती है कि अभी 6 दिन की छुट्टी आने वाली है तो कहाँ जाएंगे, है ना। एग्री? ये बहुत लोगों के साथ छुट्टियों का प्लानिंग होता है, लेकिन उनको भविष्य का प्लानिंग नहीं होता है ना। सो हमें प्लानिंग किस चीज की करनी चाहिए, पैसे को कहाँ लगाना चाहिए, उस पर काफी अच्छा बात किया है। और बहुत सारे लोग पैसा इसलिए भी नहीं कमाना चाहते कि फिर उसको बहुत झंझट है, इतना पैसा आएगा तो करेंगे क्या, है ना। तो जिसको भी ऐसा लगता है तो वो मेरा ICICI बैंक अकाउंट नंबर 623901251071 पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, स्लो मोशन में बोलिए ना सर। 623901251071, है ना। याद है आपको नंबर? अरे पैसे को लेके याद नहीं रख सकते, 12 नहीं याद रख सकते तो फिर क्या करेंगे। 4-5-6 अकाउंट हो गए तो फिर एक तो याद रख लो जहाँ पे पैसे लेने के लोगों से। सही है, कभी भी हो जाता है ना गूगल पे भी है आजकल। अब तो गूगल पे भी हो गया है ना। बिल्कुल। तो पहले शिक्षा में निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे को सबसे पहली चीज, कल भी हम पढ़ रहे थे कि हमारे ऊपर निवेश करना चाहिए, और हमारे ऊपर सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट निवेश हो सकता है कि हमारी शिक्षा पे निवेश करें, अपने को और ज्यादा हमें ना एजुकेट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का सुनते हैं हम लोग धर्मेश साहब से। धर्मेश रीड कीजिएगा। म्यूट पे हो धर्मेश। मेरी एक मित्र से ना, हाँ, मेरे एक मित्र से। मेरी एक मित्र है जो एक अमीर महिला है। अभी हाल में उन्हें घर पर चोरी हो गई। चोर उनके घर से टीवी और VCR ले गया और किताबें जैसी की वैसी छोड़ गया। और हम सभी के पास इसी तरह के विकल्प मौजूद होते हैं। एक बार फिर दोहरा दूं, 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और केवल 10% लोग बिजनेस पर, पुस्तक या निवेश पर टैब खरीदते हैं। और मैं क्या कहता हूँ,
मैं सेमिनार में जाता हूँ। मैं ऐसे सेमिनार को पसंद करता हूँ जो कम से कम 2 दिन लंबे हो, क्योंकि मैं विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। 1973 में मैं टीवी देख रहा था और एक व्यक्ति मेरे घर आया। वह 3 दिन के सेमिनार का विज्ञापन कर रहा था कि किस तरह पैसा न होते हुए भी रियल एस्टेट खरीदी जा सकती है। मैंने $385 खर्च किए और उस सेमिनार की शिक्षा मेरे इतने काम आई कि मैंने उससे कम से कम $20 कमाए होंगे। परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इससे मुझे नया जीवन मिला। मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा और इसके कारण होगा वह एक सेमिनार। मैं हर साल कम से कम 2 ऐसे सेमिनार में जाता हूँ। मैं ऑडियो टेप का भी प्रेमी हूँ, कारण मैं उन्हें तत्काल पीछे कर सकता हूँ। मेरी पीटर लिंच के टेप को सुन रहा था और उन्हें एक कुछ कहा जिसमें पूरी तरह असहमत था। हटी और आलोचना सर ऊपर थोड़ा आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस 5 मिनट के टुकड़े को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज्यादा बार। परंतु अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्हें वह बात क्यों कही थी। यह जादू की तरह था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेशक के दिमाग की एक खिड़की खोल ली थी। उनके ज्ञान और अनुभव के विराट संसाधन में मुझे बहुत ज्यादा गहराई और अंतर्दृष्टि मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ और मेरे पास उसी समय या स्थिति को निकालने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास एक विचार होने के बजाय 2 विचार होते हैं। किसी भी समस्या या प्रकृति के विश्लेषण का एक और तरीका जिसे जानना बहुमूल्य है। आज मैं अक्सर कहता हूँ पीटर लिंच इसे किस तरह करेंगे, या डोनाल्ड ट्रम्प या वॉरेन बफेट या जॉर्ज सोरस। मेरे पास उनकी वृहद मानसिक ताकत तक पहुंचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनूं या उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ूं। जिद्दी या आलोचनात्मक लोग का प्रायः कम आत्मसम्मान वाले होते हैं, जो खतरे उठाने से डरते हैं। अगर आप कुछ नहीं सीख सकते हैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तय है कि आप जिद्दी नहीं है। जिद्दी लोग पुस्तकें कम ही पढ़ते हैं या टेप कम ही खरीदते हैं। उन्हें इनकी क्या जरूरत है? वे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु है। कंटिन्यू सर। चलो, थैंक यू धर्मेश, बहुत Okay, अच्छा रीड हाँ। किया, वंडरफुल। तालियां हो जाए धर्मेश के लिए पहले तो, है ना। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीजों को जाना। पहली चीज की देखो, एक चीज हम लोग यहाँ पे सब लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग जिद्दी नहीं है ना। क्योंकि जिद्दी लोग कम पढ़ते हैं, है ना, और सीखते भी नहीं है। तो हम सब सीख भी रहे हैं, तो ये एक बढ़िया चीज है। मेधा ने हैंड रेज किया। मेधा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, इसमें एक पीटर लिंच है, ये आप बता सकते हो? हाँ जी, पीटर लिंच के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ, है ना। पीटर लिंच, तो पीटर लिंच के बारे में बताता हूँ। उसके पहले थोड़ा सा कुछ चीजें और कवर कर लेता हूँ कि उन्होंने टीवी देख रहे थे और $385 लगाया और $20 लाख कमाए, है ना। तो सीखने का ये बेनिफिट होता है कि हम कुछ पैसा लगा के बहुत वो कर लेते हैं। पीटर लिंच, अगर आप देखोगे, मैरिल लिंच करके एक है ना म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कंपनी है। किसी ने सुना है मैरिल लिंच? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, है ना। सो ये है ना, बहुत बड़े लेवल पे एडवाइजरी देते हैं ये लोग, रेटिंग्स देते हैं ना, इनकी रेटिंग्स होती है। तो ये बताते हैं, जब ये रेटिंग देते हैं ना किसी स्टॉक को या किसी कंपनी को, तो उसका शेयर बहुत तेजी से भागना शुरू हो जाता है।
ये उस तरीके के एडवाइजरीज देते हैं ना, तो ये उसके संस्थापक है। तो ये बहुत बड़ी एडवाइजरी फर्म्स है। और उसी तरीके से आप देखो यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं जिनके इन्होंने नाम लिए। और कई बार होता है कि हमें कोई चीज है ना पसंद नहीं आती है, किसी अच्छे इंसान ने जब बोली हो, तो एक्चुअली उसी चीज को हमें सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे अगर हमें कोई बोले कि तुम्हें सुबह उठना चाहिए और हमें वो चीज लगता है कि ये गलत बोल रहा है, तो शायद वो हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत है ना। तो और इसलिए उसको समझना हमारे को बहुत जरूरी है, इसलिए बार बार रिपीट करना या उसी चीज पे रिसर्च करना वो हमको सही उसका मकसद बताता है कि वो ऐसी चीज क्यों कह रहा है। कई बार लोग कहते हैं जो चीज हमें शायद पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो अगर हम किसी को ज्यादा बार सुनते हैं, जानते हैं ना, तो क्या होता है कि हम उनकी मानसिकता को समझने लगते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि जो लोग शाहरुख खान के फैन होंगे, है ना, उनको ये पता चल जाता होगा कि अब शाहरुख खान अगला एक्शन क्या करने वाला है मूवी में, है ना, ये समझ में आ जाता होगा। लेकिन शाहरुख खान के करने से मुझे पता नहीं क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आपको ये पता चल जाए ना कि मोदी क्या डिसीजन लेने वाला है, अगर आप उनको बहुत सुनते हो, तो आप उसके उससे ना अपने लिए बहुत बड़ा वो बना सकते हैं। मोदी इसलिए मैंने बोला क्योंकि वो आज देश के प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके एक डिसीजन से बहुत बड़ा चेंज हमारी इकोनॉमी पे पड़ सकता है। इसलिए उस चीज को जानना, या फिर बिडेन क्या कर रहा है ना, अगर उसको समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि यूएस आज भी बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कंट्रोल कर रहा है, यूएस इकोनॉमी, तो उसको हम अगर समझे तो ज्यादा बेटर हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। हाँ मोनिका जी, आप भी पढ़ना चाह रहे हैं? नहीं सर, मेधा जी पढ़ना चाह रहे हैं, पहले उनको चांस दे दीजिए आप। ठीक है, चलिए मेधा जी को पहले पढ़ने को देते हैं, फिर उसके बाद में आपके पास में आते हैं। तो मेधा, आप रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मोनिका जी। ओके। ऐसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने कोई नया विचार आने पर वे वाद विवाद करने लगते हैं। अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग होता है, इस प्रकरण में उनकी तथाकथित बुद्धि उनकी हठधर्मिता के साथ मिलकर अज्ञान बन जाती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं, परंतु उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत सहयोग कर सकते हैं। बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। अगर यह सही नहीं होता तो भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह नहीं दिए होते। बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों तथा संभावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सवाल पूछने के बजाय वह बहस करने लगते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टि रखता हूँ। मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता, जो ज्यादातर लॉटरी खेलने वालों या कसिनो के जुआरियों में पाई जाती है। मैं शेयर खरीद सकता हूँ, शेयर बेच सकता हूँ, परंतु मैं शिक्षा के मामले में दूरगामी विचार रखता हूँ। अगर आप एक हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले इसे सीखने की सलाह देना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा स्तब्ध रह जाता हूँ जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं, परंतु अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल निवेश नहीं करते, जो उनका दिमाग है। केवल 1 या 2 घर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन जाते। तो थैंक यू मेधा फॉर वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू सर। बहुत ही क्लियर बताया हुआ है कि हम फटाफट अमीर बनने के लिए टिप्स लेने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में जो है वो ढूंढते हैं, और मैं भी ऐसा ही था पहले, है ना। मैंने भी कई लोगों से टिप्स लिया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि टिप्स लेने से बेटर है कि आप इसको सीखें, है ना। और इसीलिए रियल एस्टेट में भी आने के पहले मैंने इसको काफी सीखा। मैंने आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो मैंने बीएसआर सर का भी कोर्स लिया हुआ है, उसके पहले भी मैं 4 और लोगों से इसको सीख चुका हूँ। तो रियल एस्टेट में थोड़ी अच्छी नॉलेज रख पाता हूँ मैं, है ना, और कई बार इस पे बात भी कर पाता हूँ। तो सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर हम उसमें अच्छा करना चाहते हैं तो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा हम सभी के लिए।
और कई बार ये होता है, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग एक कहीं पे बात कर रहे थे और सुखदेव जी एक सवाल पूछ रहे थे कि कुछ लोग आइडिया देते हैं ना, और लेकिन फिर उनसे हमेशा यही पूछने का, भाई तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना बताता है ना। एंड ऑफ द डे अगर तुमने कुछ नहीं कमाया तो बस केवल बात करने से बातें नहीं होती। ठीक है, तो चलिए मोनिका जी, नेक्स्ट रीडिंग आप ओके, करेंगे। बड़ा करूं मैं, थैंक यू सर। यही रहने दूं? नहीं नहीं, हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, चलिए थैंक यू। हाँ जी। मैं अपने दोस्तों को सावधानी से चुने। साथ रहने की ताकत, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से नहीं चुनता। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है, और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ, और मैं पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, परंतु मेरी नजर उनकी दौलत पर नहीं, उनके ज्ञान पर थी। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहूंगा। मैंने ये पाया कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं, और मेरा ये मतलब नहीं है कि उन्हें पैसे का घमंड है। वे इस विषय में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे। मेरे दोस्त जो आर्थिक दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, व्यवसाय या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नजर में ऐसा करना मूर्खतापूर्ण है या बेईमानी होता है। इसलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं, सर स्क्रॉल कीजिए, कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं। उनमें से 3 ने एक ही अनुभव बताया। उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूछने कभी नहीं गए आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया है, परंतु वे उनमें 2 में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने आए। एक कर्ज और दूसरा नौकरी। चेतावनी, गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूँ, परंतु वे जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर निवेश की, तो उनकी नजर में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा ये बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होती। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग इन निराशावादी विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसी एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है। अगर आप सीएनबीसी देखते हैं, तो जो निवेश की सूचना देने वाली सोने की खदान है, तो उनके पास अवसर तथाकथित विशेषज्ञों का एक पैनल होता है। एक विशेषज्ञ यह कहेगा कि बाजार धाराशायी होने वाला है, दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठाव आने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क है। दुर्भाग्य से ज्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमांचित था क्योंकि उसे अपनी जमा पूंजी पर 6% ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूँ। अगले ही दिन उसने मुझ पे एक लेख भेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों खतरनाक था। मैं सालों से 16% ब्याज कमा रहा हूँ, और ये अब भी 6% ब्याज ही ले रहा है। सर ऊपर कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बहुत अच्छा है ना, जबरदस्त तालियां। थैंक यू सो मच बहुत अच्छा रीड सर। हाँ जतिन, ये छोटे मुर्गी कौन के क्या बोल रहे? छोटे मुर्गे मतलब छोटे मुर्गे ही है ना, जो छोटी छोटी बातें ही करते रहते हैं। डरे हुए मुर्गे जब बिल्ली को देखते हैं ना तो डरे हुए रहते हैं ना, उनको सब डर लगता नहीं, वो उनमें कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं सर। हाँ, उनमें उनको कोई ना कोई वो बहुत डरे हुए होते हैं ना, बड़ी सोच ही नहीं रखते ऐसे लोग, मतलब छोटे मुर्गे। हाँ जी हाँ जी, मतलब वो कैसा रहता है ना, वो कुछ भी करने के लिए डर ही लगता है उनको। बाहर जाएंगे तो गाड़ी चली आएगी हमारे ऊपर, है ना, तो घर से भी नहीं निकलते। कुछ भी नहीं करते। वो वाले मुर्गों की बात की है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए उन्होंने ये बोला है कि दोस्त का मतलब ये नहीं कि उन्होंने रिच दोस्त बनाए, इन्होंने
जहाँ सीख सकते थे ऐसे दोस्तों को बनाया, है ना। तो हमें भी उस तरीके के सर्कल में जाना चाहिए जहाँ हम मिलके सीख सके, और दोनों चीजें सीखनी चाहिए, अच्छी भी, और क्या नहीं करना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास सभी दोस्त होने चाहिए। और आगे इस टॉपिक को खत्म करते हैं, और इसके लिए हम लोग है ना आज सिंपल जी हैं अगर, तो उनसे सुनते हैं। सिंपल जी, अगर आप पॉसिबल है तो रीड कीजिएगा। थैंक यू। वेलकम। हाँ मैं यहाँ से है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो यह कहूँगा कि दौलत बनाने में सबसे कठिन चीज़ यह है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें। बाजार में आम तौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है। अगर मुख्य पृष्ठ पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी है तो ज़्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी है। किसी नए सौदे की तलाश करें। जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, वे अक्सर धराशायी हो जाते हैं। स्मार्ट निवेशक बाजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर एक लहर चली गई है तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो लोकप्रिय नहीं है वो खरीदना उनके लिए डरावना होता है। डरपोक निवेशक उस भीड़ के झुंड की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलते हैं, या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेशक मुनाफा कमाकर नीचे स्क्रॉल करिए, बाहर जा चुके होते हैं। समझदार निवेशक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफा कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। यह इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की होती है, परंतु किसी भी तरह से देखें, यह इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूर पर हैं। अंदरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यहीं बनाया जाता है। यह सूचना के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं और अगले गिराव से पहले बाहर निकल आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसे गैरकानूनी तरीके से करें, परंतु मैं ये ज़रूरी कहता हूँ कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी, आप उतने ही कम खतरे में उतना ही ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। दोस्त इसलिए होते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि भी है। किसी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ूं? नहीं सिंपल जी, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने रीड किया। तो आप इसको समझाना चाहेंगे आज इसमें जो लर्निंग है? आई थिंक इसमें जो बताया शेयर कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए, आई थिंक वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। एंड या आई थिंक उतना मुझे इसका मुझे वही समझ में आया। बिल्कुल, बहुत पहले तो सिंपल जी के लिए बहुत ही जबरदस्त तालियां, बहुत अच्छा रीड किया है ना। वो बहुत ही अच्छा पढ़ती हैं, तो जब भी मौका मिलता है हम उनसे पढ़वा लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजों को बताया है कि अधिकतर लोग है ना भीड़ के साथ भागने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन भीड़ तब आती है जब है ना सब कुछ एक्चुअली होता है। अगर मान लो कि न्यूज़पेपर में कुछ आया और तब हम कर रहे, तब तक है ना एक्चुअल जिसने कमाना था वो कमा चुका होता है, वो तब निकल रहा होता है, इसलिए वो न्यूज़पेपर में डालता है जिससे कि बाकी भीड़ आ जाए और वो अपना फायदा लेके चला जाए, है ना। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं आप लोग के साथ अभी शेयर भी करूंगा, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमेशा है ना नए सौदों की हमें तलाश करते रहना चाहिए, ठीक है। और एक और लहर आती है और जल्दीबाजी में हमें नहीं करना चाहिए। स्मार्ट निवेशक वो होता है जो टाइमिंग का ख्याल रखता है। टाइमिंग मतलब कि कहाँ पे मुझे खरीदना है ना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जहां सब लोग भाग रहे हैं उसमें हमें नहीं भागना होता है।
इसके लिए क्या जरूरत है, हमें ये पता होना चाहिए कि उस कंपनी में या उस जो भी चीज में हम कर रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है ना। उस कंपनी में नहीं, केवल रियल एस्टेट में भी अगर मैं बात करूं, जमीन मुझे कहाँ लेनी चाहिए, घर कहाँ लेना चाहिए, वो भी अगर मेरे को पता हो, वहाँ के कॉपरेटर से मुझे पता चल जाए कि यहाँ क्या क्या चीजें आ रही है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, सो दूसरी बात ये भी है ना, अगर समझो पर्पस भी इतना पीछे का, मतलब जो भी आप ले रहे रियलिस्टिक भी, अगर समझो प्रॉब्लम क्या होता है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे बदलापुर में मतलब हमारा कम रेट में मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, हाँ चलो सस्ते में मतलब सस्ते में मिल रहा है इसलिए ले लिया, ऐसी बात, मतलब जब नीड नहीं है। नहीं, सस्ता या महंगा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका ग्रोथ क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है हमें, है ना। तो बहुत अच्छा धर्मेश ने बढ़िया एग्जांपल दिया। बदलापुर अगर किसी को पता हो तो मुंबई का एक सबर्ब है ना, और बहुत सारे लोग वहां पे इसलिए घर ले लेते हैं कि सस्ता है, लेकिन वहाँ ग्रोथ क्या हो सकती है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आप लोग के साथ है ना एक चीज दिखा रहा हूँ, आप लोग इस ग्राफ को अगर देख पा रहे हो तो मुझे बताइएगा, दिख रहा है आप लोग को? यस यस। ठीक है, आदित्य बिरला फैशन। नहीं आदित्य बिरला फैशन छोड़ दो, कोई भी ले लेंगे, है ना, उसमें कोई वो नहीं है। मैंने ये निफ्टी 50 लिया हुआ है। सुना, अपने यहाँ पे कोविड का लॉकडाउन कब लगा था? 2 साल पहले, 23 मार्च 2020। मार्च एंड आज के लास्ट वीक, ऐसे ही ना? हाँ 22 मार्च के, हाँ मार्च का लास्ट वीक था। और कितने दिन तक था लॉकडाउन? हेलो गुड इवनिंग। दो लॉकडाउन। हाँ नहीं, पहला लॉकडाउन कितने दिन का था? 21 डेज। बस पहला लॉकडाउन जो लगा था, आई थिंक दैट वाज द 22 मार्च से लॉन्गेस्ट लॉकडाउन, है ना। 2-3 महीने किसी को नहीं पता चल रहा था। 3 मंथ्स के लिए लगा था, पहले 1 मंथ, फिर अगेन 1 मंथ, फिर अगेन 1 मंथ। यस यस, है ना, मतलब बहुत लंबा था, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। लॉकडाउन कब लगा था? 23 मार्च, है ना। 21 मार्च से लगा था। 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, उसके आसपास। ठीक है, आप ये देखो 23 मार्च के बाद में क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, 3 महीने के लिए सबकी दुकानें बंद है ना। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 3 महीने से दुकानें बंद है तो क्या होना चाहिए? मार्केट नीचे गिरना चाहिए। नीचे गिर। आप देखो 23 मार्च है ना, और उसके बाद में स्टॉक भाग रहा है ना, दुकानें बंद और स्टॉक भाग रहा है। और एक्चुअली 23 मार्च से गिरना चाहिए था, लेकिन गिर कब से था? देखो, आप अगर देखो तो ये है ना 20 फरवरी के आसपास से यहाँ से गिर रहा था। ये केवल निफ्टी 50 का ट्रेंड नहीं है, मैं आपको है ना कितने जो भी शेयर आप बोलोगे ना, 95% स्टॉक्स इसी तरीके से आपको दिखाई देंगे। चलिए टीसीएस देखते हैं, है ना। हमने कौन सा 23 मार्च की बात की थी, है ना। देखो मार्च, 23 मार्च, 20 मार्च, भाग गया। 3 महीने दुकान बंद है भाई, और भाग रहा है ना। और गिरा कब से? देखो कहाँ से गिरना शुरू हुआ है, वही 19-20 फरवरी से। तब तक तो लॉकडाउन तो इंडिया में शुरू भी नहीं हुआ था। है ना। और कोई बता दो, आप कोई, आप लोग में से कोई एक बताना चाहे कोई स्टॉक, तो उसको भी देख लेते हैं। मारुति। मारुति को देख लेते हैं। मारुति की तो गाड़ियां ही बंद हो गई होंगी, है ना, 3 महीने कुछ नहीं बिकी होंगी। लेकिन मारुति का भी हालत वही देखो, है ना। मैं बंद कर तब 3 महीने बंद है दुकान, है ना। अप्रैल, मई, जून, आप देखो मारुति कहाँ से कहाँ जा रहा है जून तक। दिख रहा है 5936, जून आते आते 5800 हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहाँ पे था, 4000 पे था, है ना। तो इसी चीज को समझना हमें जरूरी है, और इस चीज को ही हमें समझना चाहिए, इसलिए हमें सीखना चाहिए चीजों को। कि भीड़ क्या कह रही थी? भीड़ तो कह रही थी मार्केट गिर रहा है ना, मार्केट की तो पता नहीं क्या हालत होने वाली, कंपनीज बंद हो रही थी, है ना। लॉकडाउन लग रहा था, 3 महीने तक दुकानें बंद थी और ये स्टॉक बढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने आप लोग को केवल एक एग्जांपल से बताने की कोशिश की कि कभी भी भीड़ के पीछे मत चाहिए, अपनी स्टडी कीजिए, लर्निंग पे पैसा डालिए, लर्निंग खुद को इम्प्रूव करिए, है ना। और
उस पे फोकस कीजिए, अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए, भीड़ के पीछे कभी भी मत